देखिए, कुछ कमीशंस ऐसे रहेंगे या फिर कुछ बॉडीज़, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे रहेंगे जिन ऑर्गेनाइजेशन को सोवेरियन उन्हें रखना, उन्हें सोवेरिनिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। जब हम लोग सोवेरिनिटी की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग इंडिपेंडेंस की बात करते रहते हैं। और किसी भी चीज़ को इंडिपेंडेंस कब मिलेगा, जैसे एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल ले लूँ कि इलेक्शन कमीशन ये हर 5 साल के लिए लोकसभा या फिर असेंबली के लिए वो इलेक्शंस अरेंज करते हैं। एक इलेक्शन कमीशन का एक एग्जांपल लिया हमने। आर्टिकल 148 कैग का प्रोविज़न करता है। कैग का काम है कि वो सेंट्रल एंड स्टेट के अकाउंट्स का ऑडिटिंग करे कि भाई कितना पैसा आया है सरकार के पास, कितना पैसा खर्च हुआ है। तो हमने उसके लिए एक पोस्ट बना दिया, कैग, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, कमीशन बना दिया, इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा अभी हम लोग सुप्रीम कोर्ट देख रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो भी लॉस हो रहे हैं उस पर रिव्यू देना और उस लॉस को इनलीगल घोषित करना। हम जिन भी बॉडीज़ की बात कर रहे हैं, फिर वो इलेक्शन कमीशन रहे या फिर कैग रहे या फिर सुप्रीम कोर्ट रहे, आप सोचिए कि अगर इन बॉडीज़ को प्रोटेक्शन नहीं होगा, इन बॉडीज़ को सोवेरिनिटी नहीं मिलेंगी, तो ये बॉडीज़ यूजलेस हो जाएंगे। मतलब आपने इलेक्शन कमीशन बना तो दिया, लेकिन उसमें उसको कोई सोवेरिनिटी नहीं है, तो इसका मामला पता है क्या हो जा रहा है? भाई जिसकी सरकार है उस सरकार के प्रेशर में आके ही इलेक्शन कमीशन अपने काम करेंगे ना, और कैसे कर सकती है अगर उनको खुद की सोवेरिनिटी नहीं रहे तो। फिर हमने एग्जांपल लिया कैग का कि कैग ये ऐसा पोस्ट है जो सेंट्रल और स्टेट का ऑडिटिंग करता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का। और बेसिकली जितनी भी गड़बड़ होती है, गवर्नमेंट जितनी भी गड़बड़ करते हैं, वो सारे गड़बड़ सामने रखने का काम ही कैग का है। जैसे बेस्ट एग्जांपल लेंगे तो 2010 से लेके 14 के बीच में हमारे कंट्री के जो कैग होके गए थे उनका नाम था विनोद रॉय। विनोद रॉय, इन्होंने जब भी ऑडिट रिपोर्ट पार्लियामेंट को भेजी, पार्लियामेंट को नहीं भेजते वो प्रेसिडेंट को भेजते, प्रेसिडेंट रखते हैं पार्लियामेंट के सामने। तो जब वो रिपोर्ट फिर पार्लियामेंट में रखी गई तो पार्लियामेंट की रिपोर्ट ये कह रही है कि 2010 में कॉमनवेल्थ नेशन में एक बड़ा स्कैम हुआ, 2012 में कोलगेट स्कैम हुआ देश में, मतलब आपके कोल माइंस को लेके, 2012 में ही फिर एक 2G स्पेक्ट्रम स्कैम हुआ। तो ये स्कैम्स कैसे निकल रहे हैं बाहर? मामला ये है, किसी डिपार्टमेंट का इतना इनकम था, उस डिपार्टमेंट का इतना एक्सपेंडिचर्स था, उस इनकम और एक्सपेंडिचर्स के बीच का जो गैप है अगर वो गायब दिखे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ तो हुई है, कहीं ना कहीं पैसे तो खाए हैं। अब आप सोचिए कि ऐसे कैग को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, और ऐसे ही कैग को प्रेसिडेंट अपनी ही इच्छा से, अपनी ही मर्जी से अगर कभी भी पोस्ट से हटा पाए तो सोचिए कि वो तो हमेशा प्रेशर में आके काम करेगा। उसको सोवेरिनिटी कहा है। तो ये जो बॉडी हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्शन, मैंने एग्जाम्पल के लिए बस रखा है, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट या कैग, और भी बहुत सारे बॉडीज़ हैं जिन बॉडीज़ को सोवेरिनिटी मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है या फिर वो यूजलेस हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तो उसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो निभाता है। बेसिकली आज तक हमारे देश की हिस्ट्री में अगर हम लोग देखें लास्ट 75 ईयर्स में, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने का काम, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन देने का काम, जो भी इनलीगल लॉस थे उन सारे इनलीगल लॉस को इनवैलिड करने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया। अब आप इस सुप्रीम कोर्ट को सोवेरियन नहीं बनाओगे, इसको अगर सोवेरिनिटी नहीं मिलेगी तो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं भाई उनके जजमेंट भी तो गवर्नमेंट के फेवर में जाएंगे, वो थोड़ी गवर्नमेंट के खिलाफ जाने वाले हैं। जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए लॉज हैं उनको थोड़ी ना वो इनवैलिड घोषित करेंगे। सो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट को अगर हमें सोवेरिनिटी देना है तो क्या करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को सोवेरिनिटी देने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैग को क्या करना पड़ेगा? तो बेसिकली ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है या इलेक्शन कमिश्नर है या कैग है, इन्हें हमें उनके पोस्ट का प्रोटेक्शन देना जरूरी हो जाएगा। पोस्ट का प्रोटेक्शन मतलब देखो कैसा, एक बड़ा सिंपल मामला एग्जाम्पल लेते कि अगर मुझे किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठाया गया, तो बैठाएंगे तो प्रेसिडेंट, लेकिन अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मैं हैंडल कर रहा हूँ तो पहले तो मैं अपनी ओथ ले रहा हूँ भाई कि मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को संभालूंगा, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से मैं चलूँगा। लेकिन वहाँ जाके सरकार जो गड़बड़ कर रही है, मैं उन्हीं के गड़बड़ों के साथ साथ मैं भी उनके साथ हाथ मिला रहा हूँ और मैं शांत बैठा हूँ। अगर मैं शांत बैठा हूँ तो उसके पीछे 2 रीज़न रह सकते हैं। एक तो मेरे मन में भी खोट है, मुझे पैसा खाना है, और दूसरी बात कि मुझे डर है कि अगर मैं गवर्नमेंट के खिलाफ बोलूँ तो गवर्नमेंट तो मुझे सस्पेंड कर देंगी, प्रेसिडेंट तो मुझे हटा देंगे। तो अगर मुझे मेरे पोस्ट का प्रोटेक्शन मिला तो मैं कहीं ना कहीं डेयर कर सकता हूँ, मैं वहाँ डेयरिंग बता सकता हूँ कि नहीं भाई मुझे तो कोई भी अपने मर्जी से तो मुझे हटा नहीं पाएगा पोस्ट से। तो जब तक हम इनके पोस्ट को
थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल, जिसको हम लोग कहेंगे कि प्रोटेक्शन नहीं देंगे, तब तक ये बॉडी सही तरीके से काम नहीं करेंगे। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो हमने बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डाली हैं। ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर पूरा करना है तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो पोस्ट का प्रोटेक्शन है उसे सही तरीके से रखना ज़रूरी। और इसी कारण सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भले ही प्रेसिडेंट अपॉइंट करते होंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल प्रेसिडेंट अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं कर सकते। एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है जो बहुत ही मुश्किल है इनका रिमूवल प्रोसेस। उस रिमूवल प्रोसेस को बेसिकली हम इम्पीचमेंट प्रोसेस कहेंगे। एक इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल होता है, याद रखिए। तो इनको पोस्ट से हटाने का एक प्रोसीजर देखना है जो मुश्किल है, वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। और दूसरी भाषा में भले ही हम लोग ना इसको बड़े सिंपल वे से रिमूवल ऐसे लिख रहे हैं, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बेसिकली ये रिमूवल नहीं है, तो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है। हम इम्पीचमेंट इस वर्ड को तब यूज़ करते हैं जब हम बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट को बहुत मुश्किल तरीके से हटाने के प्रोसीजर में लगे रहते हैं, उसको हम लोग इम्पीचमेंट कहते हैं। जैसे हमने प्रेसिडेंट को लेके देखा था, वैसे इन द सेंस उसी तरीके से मुश्किल प्रोसेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी लागू होगी। लेकिन हम ये जो भी प्रोसीजर देखेंगे, ये प्रोसीजर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनके रिमूवल को लेके कोई प्रोसीजर नहीं बताया था। इसके राइट्स सौंपे गए थे, इसके अधिकार सौंपे गए थे पार्लियामेंट के ऊपर कि भाई पार्लियामेंट चाहे वैसा एक प्रोसेस बना सकते हैं इनके रिमूवल का। और फाइनली पार्लियामेंट ने 18 साल बाद 1968 को सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल को लेकर एक एक्ट बनाया। 1968 एक्ट हमें देखना है, वही एक्ट हमें समझना है कि अब इस एक्ट के तहत किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल हो सकता है। मैं और एक बात को क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से हम लोग ये जो प्रोसेस देखेंगे, ये जो प्रोसीजर देखेंगे, ये प्रोसीजर जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लागू रहेगा, सेम हाई कोर्ट के जजेस को भी इन्हीं प्रोसेस से हटाया जाएगा। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को पोस्ट से हटाने का तरीका सेम है, 1% भी फर्क नहीं, 0.1% भी फर्क नहीं है ना। सारा वही बॉडी, हमें बाद में समझेंगे कि किस तरीके से हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल कर सकते हैं। वन बाय वन हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले ये समझा है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट को सॉवरेनिटी नहीं मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट यूजलेस हो जाएगा। और उन्हें अगर सॉवरेनिटी देना है तो बेसिकली हमें सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उन जजेस के पोस्ट का, उनके टर्म का प्रोटेक्शन देना ज़रूरी हो जाएगा। इसीलिए उनका अपॉइंटमेंट भले ही प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन उनका रिमूवल अपनी इच्छा से प्रेसिडेंट नहीं कर पाएंगे। एक मुश्किल प्रक्रिया है, जिस मुश्किल प्रक्रिया को पास करने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जो है उसका रिमूवल हो सकता है। बस एक बात याद रखिए, आज तक लास्ट 75 ईयर्स में हमने एक भी सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल हम लोग नहीं कर सके, और ये कभी हो भी नहीं सकता, मुश्किल है। किसी सुप्रीम कोर्ट जज पे ये प्रोसेस पूरी होके उनका इम्पीचमेंट होना इम्पॉसिबल है। वो क्यों इम्पॉसिबल है ना, हम जब हाई कोर्ट पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट में हमें एक ही एग्जांपल दिखता है जिनके ऊपर ये प्रोसेस चली है, 2 चले हैं लेकिन एक ही पूरा चला है। बाकी हाई कोर्ट्स में हमें बहुत सारे इन द सेंस 2 अच्छे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि क्या रीज़न को सामने रख के हम सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर, किसी भी जज के ऊपर ये रिमूवल प्रोसेस चला सकते हैं। लास्ट टाइम जब हम लोग प्रेसिडेंट देखे थे ना, तो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट के पीछे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न देखा था। मैंने तब भी आपको कहा था कुछ ही स्पेसिफिक पोस्ट है जिन पोस्ट पे बैठे हुए लोगों का रिमूवल करने के लिए ना कॉन्स्टिट्यूशनल रीज़न है। तो उसमें तो एक है प्रेसिडेंट, और उसके अलावा फिर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस। इसके अलावा भी इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन, इन कमीशन के कमिश्नर भी है। लेकिन फिर भी एटलीस्ट 2 इसको याद रखिए, एक प्रेसिडेंट,
और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनके रिमूवल के पीछे स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशनल कारण रखे हैं। और यहाँ भी अगर हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिमूवल का कारण देखें तो 2 रीज़न कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि भाई 2 रीज़न सामने रखें, 2 रीज़न में से कोई भी एक रीज़न अवेलेबल होगा तो उस रीज़न को लेके उस पर्टिकुलर जज पे एलिगेशन लगा के हम उनके खिलाफ रिमूवल का प्रोसेस चला सकते हैं। जो 2 रीज़न बताया गया है उसमें से एक है मिसबिहेवियर और दूसरा है इनकैपेसिटी। एक मिसबिहेवियर, दूसरा इनकैपेसिटी। अब मिसबिहेवियर मतलब क्या है? मिसबिहेवियर मतलब उसने करप्शन किया है या फिर उसने अपने पावर का गलत यूज़ किया है, मिसयूज़ किया है, ठीक है, उसको मिसबिहेवियर कहेंगे। मिसबिहेवियर मतलब किसी को कुछ कहना मिसबिहेवियर नहीं हुआ, ठीक है। ये बहुत बार मतलब अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी, मतलब हमारे तो वैसे भी देश में ये बड़ी गड़बड़ है कि होता है, ये समस्या होती है। यहाँ मिसबिहेवियर मतलब हम किसी से कैसे बात कर रहे हैं ना, वो नहीं, एटीट्यूड नहीं, ईगो वाला मामला ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट को सीधे मुंह बात करना वैसे भी नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, वो है ही नहीं, उनके खून में ही नहीं है, पहले से नहीं है। कोई भी जज बैठे सामने, वो सामने वाले को जब सवाल करेंगे, सामने वाले को आंसर देंगे तो वो टेढ़ा ही आंसर देने वाले, वो सीधा आंसर नहीं देने वाले। तो बड़ा अभी का ताज़ा एग्जाम्पल बता दूँ कि जैसे गवई सर जब थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जब उनके सामने केस आई थी, शायद वो एमपी का टेम्पल है ना, जिस टेम्पल में विष्णु भगवान का है ना सर कटा था, तो उन्होंने कहा था कि भाई हम वो पिटिशन नहीं ले सकते क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में आता है, हमारे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता। पहले तो उन्होंने ये कहा, फिर सामने से जब फोर्स हुआ तो उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए ना, ये पिटिशन आप अपने भगवान को दे दीजिए। तो इस तरीके से वो आंसर था। तो ये आंसर था, तो कुछ लोगों का ये भी कहना था ये तो मिसबिहेवियर हुआ, डालो इम्पीचमेंट। नहीं डाल सकते, रीज़न ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है। मिसबिहेवियर मतलब उन्होंने एक तो करप्शन किया है, पैसे लिए हैं, या फिर अपने पावर का मिसयूज़ किया है, उसको हम लोग कहेंगे मिसबिहेवियर। और इनकैपेबिलिटी या फिर इनकैपेसिटी मतलब अभी वो काम करने के लायक नहीं रहे। ये 2 रीज़न है तो हम लोग प्रोसीड कर सकते हैं, ये 2 रीज़न है तो हम इम्पीचमेंट प्रोसेस को सामने बढ़ा सकते हैं। कभी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल के लिए ये जो प्रोसेस चलेगी, ये प्रोसेस पार्लियामेंट में ही चलेगी, ये और कहीं नहीं चलेगी। मतलब पार्लियामेंट ही इनिशिएटिव ले सकता है, लेकिन भले ही पार्लियामेंट इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन फिर भी एक बात याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट को खुद कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ही स्पेशल राइट्स दिए हैं, उनको इंडिपेंडेंस मिला है। इंडिपेंडेंस हर एक तरीके से मिला है, वो इतना कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट भी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ही होता है इनडायरेक्टली, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का रिमूवल भी सुप्रीम कोर्ट के तरफ से ही होता है इनडायरेक्टली। अब याद कीजिए कि जब हमने लास्ट सेशन में इनका अपॉइंटमेंट देखा है, तो अपॉइंटमेंट में देखा ना हमने, ठीक है प्रेसिडेंट तो करते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से करते हैं? बिल्कुल नहीं, कॉलेजियम है, वो सजेस्ट करेंगे, वो एडवाइस करेंगे, उस हिसाब से उनको जाना पड़ेगा। उसी तरीके से जब इनका रिमूवल रहेगा तो उसमें भी हमें जुडिशरी का रोल दिखेगा। कैसे दिखेगा, क्या दिखेगा, हम लोग वो देखेंगे। पहले तो शुरुआत लेकिन पार्लियामेंट से होगी, पार्लियामेंट ही इसे शुरू कर सकती है इस प्रोसेस को। जब हम लोग बात करते हैं पार्लियामेंट की, तो पार्लियामेंट मतलब हम लोग बेसिकली 2 हाउस की बात करते हैं। हमें जिस भी जज के ऊपर ये प्रोसेस चलाना है, उस जज के खिलाफ हमें एक रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन लाना पड़ेगा कि मतलब पहले तो रीजन सामने रखना पड़ेगा, मिसबिहेवियर है या फिर इनकैपेसिटी है। इस रीजन को सामने रख के एक रिजोल्यूशन हमें पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा रिमूवल प्रोसेस को चलाने के लिए। वो पार्लियामेंट के किस हाउस में, मतलब कौन से हाउस में आ सकता है, क्योंकि हाउसेस तो 2 हैं, मतलब एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। आपने किस हाउस में पहले उस रिजोल्यूशन को लाना है, तो आप दोनों हाउस में से किसी भी एक हाउस में पहले उस रिजोल्यूशन को रख सकते हैं। आपने रीज़न देना है, रीज़न को सामने रख के ये प्रोसेस चलेंगी। आप लोकसभा में भी रख सकते हो, आप राज्यसभा में भी रख सकते हो, लेकिन अगर लोकसभा में इसको रखना है तो क्या, और राज्यसभा में इसको रखना है तो क्या, उसको समझिए। अगर लोकसभा में इस प्रोसेस को चलाना है तो एटलीस्ट लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ में से एटलीस्ट 100 मेंबर्स ने रिटर्न में
वो रिजोल्यूशन लोकसभा के स्पीकर को देना जरूरी है। ठीक है, एटलीस्ट 100 मेंबर, 543 है तो उसमें से एटलीस्ट 100 लोगों को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ सुप्रीम कोर्ट के जज ने मिसबिहेवियर किया है या फिर इनकैपेसिटी है, तो जाके ये प्रोसेस चल सकता है। और अगर यही मामला राज्यसभा का रहता, मतलब राज्यसभा में इस प्रोसेस को अगर लाना रहता है, राज्यसभा में अगर इस रिजोल्यूशन को रखना रहा रहता, तो फिर राज्यसभा के टोटल मेंबर्स के 245 मेंबर्स में से एटलीस्ट 50 मेंबर्स ने इस रिजोल्यूशन को राज्यसभा में, राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, जो स्पीकर हैं, उनके सामने रखना ज़रूरी है। तो आप पहले लोकसभा में भी ला सकते हो, आप पहले राज्यसभा में भी ला सकते हो। लोकसभा में लाना है तो एटलीस्ट 100, राज्यसभा लाना है तो एटलीस्ट 50। बस यहाँ एक बात को बिल्कुल आपने ज़रूरी तौर पे समझना है, वो ये कि मेंबर्स इनिशिएटिव ले सकते हैं, स्पीकर के सामने उस प्रस्ताव को रखा जाएगा मेंबर्स के तरफ से, लेकिन स्पीकर पे ये बिल्कुल भी कंपल्शन नहीं है कि रखा हुआ रिजोल्यूशन वो एक्सेप्ट करे ही, बिल्कुल नहीं। स्पीकर को लगता है कि लगाए हुए एलिगेशंस में कोई फैक्ट्स नहीं है, तो स्पीकर उस रिजोल्यूशन को वही रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे कि नहीं भाई बेवजह आप जो है वो इल्ज़ाम लगा रहे हो, बिल्कुल उसमें कोई फैक्ट्स नहीं है। तो स्पीकर को अपने लेवल पे उस रिजोल्यूशन को रिजेक्ट करने का पूरा राइट है, बिल्कुल राइट। ठीक है, इससे ये माइंड में आ सकता है कि भाई ये तो गलत है। फिर मतलब आप सोचो कि लोकसभा के 100 लोग खड़े होकर बोल रहे कि नहीं उसने गड़बड़ किया है, और स्पीकर बोल रहा है कि नहीं किया है, तो फिर तो हो सकता है कि अगर जैसे एग्जांपल लेंगे कि भाई अगर गवर्नमेंट चाहे कि नहीं भाई हमें नहीं चलाना है इम्पीचमेंट ना, और वो स्पीकर को बोल दे तो कि नहीं नहीं ये काम करो कि उस रिजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दो, मतलब अगर स्पीकर ने ही गड़बड़ किया तो क्या नहीं, गड़बड़ नहीं होगी। अगर सही में कुछ गड़बड़ जज ने किया है तो स्पीकर उसको एक्सेप्ट करेगा ही। या फिर पता चल रहा है कि पूरे देश भर में इसके ऊपर डिस्कशन तो चल रहा है कि नहीं 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 जज ने गड़बड़ किया है, सारा ट्रांसपेरेंसी दिख रहा है, समझ में आ रही है कि नहीं गड़बड़ हुई है, उसके बावजूद स्पीकर कह रहा है कि नहीं कोई गड़बड़ नहीं हुई, तो फंसेगा वो सुप्रीम कोर्ट के जज को बगल में रखा जाएगा, पहले उसको पकड़ा जाएगा, चलो इसको रिमूव, इसको पहले हटाओ, ये होगा। तो वो रिस्क नहीं लेगा। अगर गड़बड़ हुई है, अगर उसको ऐसा लगता है तो वो एक्सेप्ट उसको कर ही लेगा। अगर उसने एक्सेप्ट किया तो फिर क्या, तो फिर यहाँ से जो है वो एक्चुअली में शुरुआत होती है इस प्रोसेस की। हम एग्जांपल राज्यसभा का रखते हैं समझने के लिए, कि समझ के चलते हैं कि राज्यसभा के 50 मेंबर्स ने रिटर्न में एप्लीकेशन राज्यसभा के स्पीकर को दिया, और राज्यसभा के स्पीकर ने अगर उन्होंने एक्सेप्ट किया, तो फिर नेक्स्ट स्टेप ये है कि राज्यसभा स्पीकर लगाए गए एलिगेशंस की इंक्वायरी करने के लिए एक इंक्वायरी कमिटी अपॉइंट करेंगे। एक कमिटी अपॉइंट होने वाली है उस हाउस के स्पीकर के द्वारा। अगर लोकसभा में रखते तो लोकसभा का स्पीकर करता, हम एग्जांपल के लिए राज्यसभा रखे हैं, तो राज्यसभा स्पीकर एक इंक्वायरी कमिटी अपॉइंट करेंगे, जिस इंक्वायरी कमिटी में 3 मेंबर्स होंगे। उस कमिटी में एक मेंबर सुप्रीम कोर्ट से होंगे, जो खुद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई या सीजीआई के अलावा कोई भी अदर जजेस में से एक खुद सीजीआई या फिर कोई भी सुप्रीम कोर्ट 33 जजेस में से कोई एक, इसके अलावा दूसरा मेंबर रहने वाला है किसी भी हाई कोर्ट के एक सीजी। 25 हाई कोर्ट्स हैं, उसमें से किसी भी हाई कोर्ट से एक मुख्य न्यायाधीश इस इंक्वायरी कमेटी में हो गए। और इसके अलावा इस कमेटी में रहते हैं देश के कोई भी एक विद्वान ऐसे जूरिस्ट। राज्यसभा में इस प्रस्ताव को रखा गया था, स्पीकर ने एक्सेप्ट किया है, एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट की, कमेटी में 3 मेंबर्स हैं। अब उस कमेटी के पास वो मामला है, कमेटी पूरा इंक्वायरी करेगा। एक बात एकदम क्लियर कीजिए कि इंक्वायरी करने का कोई भी राइट ये पार्लियामेंट के किसी हाउस को नहीं है। पार्लियामेंट को इनिशिएटिव लेने का राइट है, और फाइनल अभी हम लोग देखेंगे और क्या करेंगे, उसने गड़बड़ किया या नहीं किया, वो दोषी है या नहीं है, जो एलिगेशंस लगाए गए वो सही है या गलत है, ये चेक करने का काम सिर्फ और सिर्फ इस कमेटी का है, जिस कमेटी में एक
सीजीआई है और दूसरे हाई कोर्ट के जज हैं, मतलब ये खुद जुडिशरी ही देख रहा है कि उसने गड़बड़ किया कि नहीं किया, है ना, यही तो उसका इंडिपेंडेंस है। आप ये मतलब इंक्वायरी कमेटी हटा दीजिए तो फिर क्या रह गया, कुछ भी नहीं बचा। फिर तो पार्लियामेंट चाहे उस जज को हटा पाएंगी अपने ही मनमर्जी से, नहीं होगा ऐसा। खुद ये कमेटी जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लोग बैठे हैं, ये देखेंगे, ये इंक्वायरी करेंगे, इन्हें गड़बड़ लगी तो फिर बात को सामने बढ़ाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने ये ऑप्शन में क्यों रखा कि एक तो सीजीआई है या फिर सुप्रीम कोर्ट की कोई भी एक जज। ऑफ कोर्स अगर जो अदर जजेस हैं उन अदर जजेस में से किसी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं तो कभी भी इस कमेटी में मेंबर सीजीआई होंगे, लेकिन अगर सीजीआई पे ही लगा हो तो समझ में आई बात, उस टाइम पे आपको सीजीआई नहीं होगे ना, फिर कोई भी एक। तो इसीलिए हमें ये दो ऑप्शंस में से किसी एक ऑप्शन को लेना है। इस कमेटी ने किया हुआ इंक्वायरी और इस कमेटी को अगर वो सामने वाला पर्सन गिल्टी मिलता है तो फिर ये कमेटी उस हाउस में इस रिजोल्यूशन को रखेंगी जिस हाउस में इसे रखा गया था। जैसे एग्जांपल राज्यसभा, और कमेटी उस पर्टिकुलर जज को पर्सन गिल्टी है ये घोषित कर देंगी। एक बार कमेटी ने उससे गिल्टी है ये साबित किया तो अब सामने वाली जो भी प्रोसेस चलने वाली है वो इस हाउस में, ठीक है। इन्हें डिसाइड करना है कि उसने गड़बड़ किया है या नहीं किया। अगर इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हाँ भाई गड़बड़ किया, तो फिर ये कमेटी रिकमेंड कर रही है हाउस को। यहाँ तक क्लियर है। एक बार कमेटी ने हाउस को रिकमेंड किया तो अब बस उस रिजोल्यूशन को पास करना है। पास कैसे है, तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले राज्यसभा में आया था, तो राज्यसभा में वो प्रस्ताव उस दिन जितने मेंबर्स राज्यसभा में प्रेजेंटेड है और प्रेजेंट में से भी जो वोटिंग कर रहे हैं, उस वोटिंग करने मेंबर्स में से 2/3 मेजॉरिटी से उस प्रस्ताव को इस हाउस में पास करना पड़ेगा। फिर वो जाएगा सेकेंड हाउस में, और सेकेंड हाउस में भी सेम उस दिन जितने प्रेजेंट हैं और उसमें से भी जितने वोट कर रहे हैं उतने मेंबर्स के अगर 2/3 मेंबर्स ने उसके ऊपर वोट किया, मतलब दोनों हाउस में अगर स्पेशल मेजॉरिटी से वो प्रस्ताव पास हुआ और फाइनली फिर उसी सेशन में प्रेसिडेंट के पास जाके प्रेसिडेंट ने अगर डिक्लेयर कर दिया, ऑर्डर निकाल दिया कि सामने वाले जज पे इम्पीचमेंट प्रोसेस पूरी होके उनका रिमूवल किया जा रहा है, तब जाके उस जज का रिमूवल होगा। तो एक बड़ी लंबी प्रोसेस है ये। उसने गड़बड़ किया नहीं किया कमेटी डिसाइड करेंगी। इन्होंने अगर डिसाइड किया और रिकमेंड किया तो फिर सामने वाला प्रोसेस चलेगा। एक बात क्लियर है, इन्होंने कह दिया कि नहीं भाई उसने कोई गड़बड़ नहीं किया तो ठीक है, मामला सीधा है। लेकिन इन्होंने कहा कि गड़बड़ किया है तो सही में गड़बड़ तो किया ही होगा, क्योंकि इन्हीं के लोगों को लेके या फिर इन्हीं का एक पर्सन है जिसके ऊपर ये इंक्वायरी कर रहे हैं। तो भाई खुद कोर्ट के लोग कह रहे हैं कि उसने गड़बड़ की है तो गड़बड़ सही में हुई होगी। आज तक अगर हम लोग इस प्रोसेस को देखें कि इम्पीचमेंट प्रोसेस आज तक हमारे देश में कितनी बार चली है और ऐसे कितने जजेस का रिमूवल इस हिसाब से हुआ है, तो एक बात जैसे मैंने पहले क्लियर कर दिया कि आज तक किसी भी जज का रिमूवल इस हिसाब से नहीं हुआ और मुश्किल भी है, वो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन प्रोसेस तो चली है, ये प्रक्रिया चली है। सबसे पहले ये प्रक्रिया चली थी वी रामास्वामी इन जज के ऊपर 1993। ये लोकसभा में आया था, मे बी लोकसभा में आया था। मेंबर्स ने इनिशिएटिव लेके स्पीकर ने एक्सेप्ट किया था, कमेटी की तरफ मामला गया, कमेटी ने गिल्टी कहा, लोकसभा में वापस आया। लोकसभा में जब वापस आया तो मामला क्या था कि उसको स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना ज़रूरी था। सरकार कांग्रेस की थी, गवर्नमेंट में कांग्रेस थी, कांग्रेस ने वॉकआउट कर लिया, तो जितना वोट चाहिए था उतना वोट नहीं मिला। वैसे भी एक बात याद रखो, जब भी हम लोग ये मेजॉरिटी मांगते हैं तो बेसिकली ये मेजॉरिटी कैसे मांगी जाती है, उस दिन जितने लोग प्रेजेंट है और जितना वोट कर रहा है उसके 2/3 एंड हाउस के ½ याद है कि हमने मेजॉरिटी के टाइप देखे हैं। ये टाइप ऐसा है ना, तो ऐसा थोड़ी होगा कि भाई चलो कांग्रेस नहीं है तो बाकी तो है, उसके 2/3 तो निकल सकता है, ऐसा थोड़ी, हाउस के ½ भी तो निकले, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बाद ये एक सुप्रीम कोर्ट का ये एक ही एग्जाम्पल है, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का और कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं है कि जिनके ऊपर हमने इम्पीचमेंट प्रोसेस चलाया होगा।
जो चला है प्रोसेस, इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट हुई थी, वो एक ही जज है, वी रामास्वामी। ठीक, इसके अलावा और एक जज है जिनको लेके इनिशिएटिव लिया गया था लेकिन ये प्रोसेस नहीं चल सका। पहले हम लोग देखते हैं मामला कब का है और कौन पर्सन थे वो महान इंसान, वो थे दीपक मिश्रा, 2018। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जितने जजेस होके गए हैं ये सीजीआई थे बेसिकली, मिश्रा जी सीजीआई थे, और जितने सीजीआई होके गए हैं समझ के चलो कि सबसे ज़्यादा अगर मतलब बातें जिनको लेके हुई तो वो दीपक मिश्रा थे। मिसबिहेवियर का ही एलिगेशन लगाया गया था, बहुत सारे किस्से इनके नाम पे अगर हम लोग देखें तो। उस टाइम पे चंद्रचूड़, मतलब आपको पता होगा चंद्रचूड़ सर होके गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होके गए हैं। पहले जब वो सीजीआई होने के थे तो बहुत आशा थी उनके ऊपर, ऐसा नहीं, आशा उन्होंने पूरा भी किया क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स वगैरह उन्हीं ने जो है वो इनवैलिड बताया था। ठीक है, उसके पीछे भी आजकल बड़ी स्टोरीज बन रही है, एनीवेज उसमें जाएंगे नहीं हम लोग। लेकिन मिश्रा जी के ऊपर सबसे बड़ा एलिगेशन, मतलब मैं इम्पीचमेंट का एलिगेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं नॉर्मल एलिगेशन बता रहा हूँ। सीजीआई थे और ये देश के पहले ऐसे सीजीआई हैं जिनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए थे कि इन्होंने अपने ही ऑफिस के महिला के साथ दुर्व्यवहार किया था। महिला ने एलिगेशन लगा दिया, केस चली गई। अब केस चली गई तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ही केस ले लिया कि हाँ ठीक है आन दो, हम देखते हैं कि सही में क्या हुआ क्या नहीं। जो बेंच बैठाया गया था उस वुमेन्स ने जो एलिगेशंस लगाए थे, उस बेंच में खुद मिश्रा जी बैठ गए और खुद डिक्लेयर कर दिया फालतू एलिगेशन है, रिजेक्टेड। तो पहली बात तो कभी भी किसी भी कोर्ट, मतलब कोर्ट का ये रूल है कि जब केस चलता है तो उस केस के रिलेटेड अगर आप हो तो आप उस बेंच पे नहीं बैठ सकते हैं। अब मिश्रा जी सीजीआई हैं, कभी भी, जब मैंने लास्ट टाइम बताया ना कि बेंचेस रहते हैं, इनके अलग अलग बेंचेस रहते हैं, कौन सा केस किस बेंच की तरफ जाएगा ये कौन डिसाइड करता है, तो सीजीआई डिसाइड करता है। सीजीआई बांटते हैं, हाँ ये केस है चलो इस बेंच में डालो, इस बेंच में इतने लोग लो, उतने लोग लो, सारा चीज़ सीजीआई डिसाइड करेंगे। तो इन्होंने खुद अपने तरफ ले लिया, मामला खत्म हो गया। ये जब सीजी थे उस टाइम पे पहली बार देश के इतिहास में और एक चीज़ हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा ली। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस अब खुद से अपने मर्जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस बिल्कुल नहीं करवाते, बिल्कुल नहीं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे एलिगेशन इसके ऊपर लगाए कि आज तक बड़ा, मतलब सुप्रीम कोर्ट में बहुत डिक्टेटरशिप चल रहा है क्योंकि हमारे बेंच में, हम सीनियर हैं, हमारे बेंच में कोई भी ढंग के केसेस ही नहीं आते, सारे केसेस बस एक ही पैनल के पास जाते हैं, एक ही बेंच पे पास जाते हैं और वो बेंच में खुद जो है वो सीजीआई बैठे रहते हैं। ये भी पहली बार हुआ। और तीसरी बात कि जब रिटायर्ड हुए साहब तो रिटायरमेंट के बिल्कुल मेरे ख्याल से महीना 2 महीने के बाद फिर इन्हें राज्यसभा का मेंबरशिप मिल गया। प्रेसिडेंट ने इन्हें नॉमिनेट किया और ये वहाँ चली भी गए। अब वो तो देखो खुद का अपना पर्सनल वो है कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं पॉलिटिक्स में जिसको लेके अब कैसे कि आप, मतलब आप जिस बैकग्राउंड से हो, मतलब पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है आपका, तो शायद ये बातें आपको बड़ी नॉर्मल लगे, लेकिन है हम लोग पॉलिटिकल बैकग्राउंड के, तो मैं उसमें बता दूं कि कभी भी जुडिशरी, एटलीस्ट जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है उसकी बात करता रहा हूँ मैं, जुडिशरी इनका एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव से कोई रिलेशन नहीं रहता, ना प्राइवेट लेवल पे रहता है ना पब्लिक लेवल पे रहता है, रिटायरमेंट के बाद भी नहीं रहता। वो जो ठीक नहीं है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, वो बड़ा फिर ऐसा लगता है कि नहीं भाई अब वो गए हैं खुद जुडिशरी से निकल के पता चल रहा है लेजिस्लेटिव में जा रहे हैं, नहीं, वो ट्रांसपेरेंसी ही नहीं उन बातों में। तो मिश्रा जी गए थे, तो ये 2-3 बातें हैं। अब इनके खिलाफ जब इम्पीचमेंट प्रोसेस लोकसभा में रखा गया था तो लोकसभा के स्पीकर ने उसे वही रिजेक्ट कर दिया। तो रिजेक्ट करने के बाद फिर सामने उस प्रोसेस को बढ़ ही नहीं सका। इसीलिए भले हमें 2 नाम दिख रहे हैं लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस मिश्रा जी पे थोड़ी चला है, वो तो सामने बढ़ा ही नहीं ना। हम तो तब कहते कि चला है जब इसको लेके एक इंक्वायरी कमेटी अपॉइंट होती, लेकिन स्पीकर ने वही रिजेक्ट कर दिया, इसलिए चला बस एक पे है, वी रामास्वामी। क्लियर? ठीक है। हेडिंग दीजिए ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में क्या क्या बातें आती हैं, क्या क्या फैक्टर्स आते हैं। जिस भी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन ये रिटर्न है और इसके अलावा वो कंट्री अगर डेमोक्रेटिक है, मतलब 2 चीज़ें रहनी चाहिए, एक तो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है और दूसरा डेमोक्रेटिक कंट्री। अगर 2 चीज़ें हैं तो ऐसे कंट्रीज़ के सुप्रीम कोर्ट पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। अगर वो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, अगर वो डेमोक्रेटिक नहीं है, तो फिर वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का कोई खास वैल्यू नहीं है, या फिर उनको मतलब इतने अधिकार नहीं भी दोगे तो भी चलेंगे। जैसे एग्जांपल लेंगे कि जैसे आपका चाइना,
तो चाइना की अगर हम लोग बात करें तो चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, मतलब देखो दो कंडीशन में एक कंडीशन फुलफिल हो रही है कि चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, 106 आर्टिकल्स है चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन चाइना ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वो कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, बोलने से थोड़ी होगा। हम कह रहे हैं हम लोग सेक्युलर है, बोलने से थोड़ी होगा, हम थोड़ी सेक्युलर हो गया, हमारा सेक्युलर मर गया, 10 साल हो गए अभी सेक्युलरिज्म। चाइना कहते हैं कि वो डेमोक्रेसी उनके कंट्री में है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी तो हम तब मानेंगे जब आप आपके वोटर्स मतलब आपके सिटीजन्स को वोटिंग का राइट दोगे, तब तो सही मायने में डेमोक्रेसी है ना। तो वहाँ पे कोई वोटिंग का राइट नहीं है, वहाँ के बच्चों को बिल्कुल कोई राइट नहीं है, भूल जाओ। वहाँ पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, वहाँ पे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस नहीं है। आप आपके पॉलिटिकल थॉट्स को उनके आइडियोलॉजी के सामने नहीं रख सकते। वहाँ सिंगल पार्टी है और सिंगल पार्टी का ही गवर्नमेंट आएगा, पार्टी है कम्युनिस्ट, मामला फिनिश, ठीक है। तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट का अपॉइंटमेंट और सुप्रीम कोर्ट का रिमूवल वहाँ का लेजिस्लेचर करता है। वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के जजेस वहाँ के लेजिस्लेचर को आंसरेबल है, तो जो आंसरेबल ही लेजिस्लेचर को है, ईयरली रिपोर्ट वो वहाँ के पार्लियामेंट को भेजते हैं। आप सोचो ईयरली रिपोर्ट काहे भेजे कोई, है ना, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन वो भेजते हैं तो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट को कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है, ठीक। फिर बात करते हैं हम लोग इंग्लैंड की। अब इंग्लैंड, मैंने दो कंडीशन कहा, दो कंडीशन में से चाइना में एक कंडीशन पूरी हो रही थी कि चाइना ये रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है, लेकिन चाइना ये डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। इंग्लैंड चलते हैं, यूके चलते हैं, ब्रिटेन चलते हैं। ब्रिटेन ये कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन यूके ये डेमोक्रेटिक कंट्री का बेस्ट एग्जांपल है भाई। इसको तो हम लोग बोल भी सकते हैं कि डेमोक्रेसी का सोर्स ही यूके है, सोर्स बोल रहा हूं मैं, वहीं से जन्म लेता है लोकशाही। तो अब वहां पे भी अगर हम लोग इसकी बात करें, मतलब यूके की बात करें, तो दो कंडीशन में से एक ही कंडीशन फुलफिल हो रही है। और वहां के हम लोग सुप्रीम कोर्ट को देखें तो वहां का सुप्रीम कोर्ट तो मतलब हंसने जैसा है, मतलब अगर नए बच्चों को बताओ तो सही में वो हंसी देते कि सही में ऐसे भी होता है, कैसे क्या। जैसे मैंने 1 मिनट के लिए बोल दिया कि हमारे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट कौन सा है, तो हमारे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट है राज्यसभा। थोड़ा सा सरप्राइज होंगे ना, अच्छा राज्यसभा सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे कैसे। उनके कंट्री में ऐसे ही है। उनके कंट्री का अपर हाउस लॉर्ड्स में जो 9 मेंबर्स रहते हैं वो ज्यूरिस्ट रहते हैं, और उन्हें राइट है कि जब कोई केस जाती है लॉर्ड्स में तो 9 मेंबर्स मिलके वहाँ पे जजमेंट देंगे, ठीक है। तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट को कोई वैल्यू नहीं है। इंग्लैंड में लेजिस्लेचर ये सबसे ज़्यादा पावरफुल, चाइना में भी लेजिस्लेचर ये सबसे ज़्यादा पावरफुल। लेकिन हम लोग बात अगर यूएस की करें या फिर इंडिया की करें तो देखो वो दोनों, पहली बात तो हम लोग क्वालिटीज़ मैच करने की कोशिश करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ में रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों कंट्रीज डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, और अगर है तो दोनों कंट्रीज में सुप्रीम कोर्ट का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ऊपर रहेगा। दोनों कंट्रीज में, यूएस एंड भारत दोनों में लेजिस्लेचर को एब्सोल्यूट पावर्स नहीं रहने वाले, यूके जैसे चाइना जैसे एब्सोल्यूट पावर्स लेजिस्लेचर को नहीं रहना चाहिए, नहीं रह सकते। किसे कह रहे हैं हम लोग एब्सोल्यूट पावर्स? यूके के पार्लियामेंट जैसे पावरफुल पार्लियामेंट या पावरफुल लेजिस्लेचर ये दुनिया में और कहीं नहीं है। यूके का लेजिस्लेचर, इंग्लैंड का लेजिस्लेचर सबसे पावरफुल, वहाँ का पार्लियामेंट सबसे पावरफुल। क्यों? क्योंकि उन्होंने बनाया हुआ कोई भी लॉ फाइनल, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई इनलीगल इनवैलिड नहीं बोल सकता, क्योंकि वहाँ वैसे भी सुप्रीम कोर्ट, मैंने कहा कि उनको कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इंडिया का पार्लियामेंट या यूएस का लेजिस्लेचर ये एब्सोल्यूट पावर्स धारण करने वाले लेजिस्लेचर नहीं है, क्योंकि इन्होंने बनाए हुए लॉज कभी भी इन कंट्रीज का सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन लॉज पे रिव्यू कर सकता है, और रिव्यू करके इनलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल के उन लॉज को रिजेक्ट भी कर सकता है। एग्जाम्पल, इंडिया में हुआ 99th अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट ने इनलीगल घोषित कर दिया, और ऐसे कई अमेंडमेंट्स हम लोग ले सकते हैं जिनको इनलीगल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है इंडिया में, वो बस ऐसा नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक अपील का कोर्ट है। अपील का कोर्ट मतलब क्या, कि नीचे के केसेस सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, हाई कोर्ट के केसेस सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, और बस सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर जजमेंट दे रहा है। इतना छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सुप्रीम कोर्ट पे नहीं डाला है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट पे है वो ये कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करना।
इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन देखना, इसके अलावा हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन देखना, और उसके बाद ये सारी चीज़ें सेकेंडरी है कि जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं उन सब केसेस का जजमेंट देना। तो इतने सारे हमने काम देख लिए, इतने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लिए, तो इस कारण सुप्रीम कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है ये बहुत लंबा हो जाता है, या फिर बहुत सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आपका ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आता है, रीट का ज्यूरिडिक्शन आता है, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन आता है, रिव्यू का ज्यूरिडिक्शन आता है, रिकॉर्ड कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन आता है, इसके अलावा हाई कोर्ट्स और लोअर मतलब आपके जो नीचे के कोर्ट्स है उसके ऊपर सुपरविजन का ज्यूरिडिक्शन आता है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं उनके ज्यूरिडिक्शन में, हम लोग वन बाय वन उन पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पार्ट में ये जो है उनके ज्यूरिडिक्शन का पार्ट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें हम फर्स्ट ज्यूरिडिक्शन का पार्ट देखेंगे, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, मैं यहाँ छोटी सी एक लिस्ट बना के रख ही देता हूँ कि इनके ज्यूरिडिक्शन में क्या क्या आता है। तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन आएगा, रीट का ज्यूरिडिक्शन आएगा, अपीलेट ज्यूरिडिक्शन आएगा, एडविजरी, रिकॉर्ड कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, मतलब लेजिस्लेचर के लॉज को ही ना, हाँ हाँ ठीक है, वो रिवाइज कर सकते हैं खुद के जजमेंट को, उसमें हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, देखिए हमारे कंट्री में सिंगल ज्यूरिडिक्शन सिस्टम है, मतलब इस सिंगल ज्यूरिडिक्शन में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उनके अंडर उनके कंट्रोल उनके सुपरविजन में हाई कोर्ट्स, और हाई कोर्ट्स के सुपरविजन में फिर लोअर कोर्ट्स। और इस सिंगल ज्यूरिडिक्शन में व्यवस्था भी इस तरीके से की है कि हर केसेस, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कोई भी केस किसी भी कोर्ट में डाले जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैक्सिमम जो सिविल केसेस है, जो क्रिमिनल केसेस है, जो जनरल नॉर्मल केसेस हैं, हम लोग सीधा उन केसेस को लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में नहीं जा सकते हैं। उन केसेस को पहले हमने लोअर कोर्ट में ही डालना रहता है। लोअर कोर्ट ने दिए हुए डिसीजन पे हम लोग अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट उस पर जजमेंट देगा, और हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ हम लोग लास्टली अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ये जो लास्ट अपील हुई है, मैं अपील कह रहा हूँ, जब नीचे से ऊपर केस जाएंगे तो हम उसे अपील कहेंगे। तो ये जो लास्ट अपील हुई है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ जजमेंट दिया वो जजमेंट फाइनल होगा, उसके खिलाफ हम लोग कहीं पे भी अपील नहीं कर सकते। हम कह रहे हैं कि मैक्सिमम केसेस हमने पहले लोअर कोर्ट में ही लाना रहता है, उसके बाद ही हम लोग ऊपर जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन अभी हम जो ज्यूरिडिक्शन देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिसे हम लोग कह रहे हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में जो केसेस सुप्रीम कोर्ट में आएंगे वो केसेस कौन से? तो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन के नाम से सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस आते हैं जो केसेस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली पहले सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं, वो देश के किसी भी और कोर्ट में जा ही नहीं सकते। मतलब ऐसे केसेस जो केसेस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सीधा आ सकते हैं, वो देश के किसी भी अन्य कोर्ट में जा ही नहीं सकते, उन केसेस को हम लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। मतलब वो राइट्स सिर्फ उन्हें हैं, उन केसेस को देखने का, उन केसेस पे जजमेंट देने का राइट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को है, वो देश के किसी भी और कोर्ट्स को नहीं है। तो ये समझना जरूरी हो जाएगा कि भाई ऐसे कौन से केसेस हैं जो केसेस सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं, वो देश के किसी और कोर्ट्स में जा ही नहीं सकते। तो उन कोर्ट्स, मतलब उन केसेस की बात करें तो वन बाय वन उसे हम लोग समझेंगे कि ऐसे केसेस में आएगा कि समझ के चलो कि अगर लास्ट टाइम भी शायद मैंने आपको बताया था, सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का साइड रखने का काम जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अटॉर्नी जनरल, राइट। आर्टिकल 76 में उसका प्रोविजन हम लोग देखेंगे बाद में। अब अटॉर्नी जनरल ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है और इसका काम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लीगल एडवाइस देना, सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस सुप्रीम कोर्ट में रखना। तो इसे समझना ज़रूरी हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ कौन केसेस डाल सकता है? कोई भी डाल सकता है। फिर भी कौन? तो कोई गवर्नमेंट। कौन सा गवर्नमेंट?
तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ बिल्कुल केस डाल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब जैसे समझने की कोशिश करते हैं कि किसी कारण से महाराष्ट्र स्टेट ने ये सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ अगर केस कर दी, तो ऑफ कोर्स अब ये स्टेट केस कर रहा है, सेंट्रल के खिलाफ कर रहा है, तो अब आप सोचिए ये सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कहाँ आ सकता था? है कहीं पे कुछ चांसेस? नहीं, लोअर कोर्ट्स तो दूर दूर तक नहीं आते इसमें, हम किसी हाई कोर्ट में भी नहीं डाल सकते। मतलब आपके माइंड में अगर ये आ रहा हो कि चलो महाराष्ट्र का मामला है तो महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट में डाल दें, कैसे जाएगा भाई? दूसरा साइड अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो सेंट्रल गवर्नमेंट महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट को क्यों रिप्रेजेंटेशन होगा वहां पे? तो ऐसे केसेस हम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही ले जा सकते हैं, हम उन्हें किसी हाई कोर्ट में नहीं ला सकते। तो जैसे एक एग्जांपल मतलब वो वैसे भी आपको नोट करना है कि महाराष्ट्र मतलब एक स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, इसके अलावा मोर देन वन स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सम स्टेट्स। मतलब यहां एग्जांपल लेते हैं कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एक साइड में है और इनके खिलाफ है सेंट्रल गवर्नमेंट, गुजरात, ऐसे कुछ एग्जाम्पल के लिए, मतलब सेंट्रल के साथ कुछ स्टेट वर्सेस कुछ स्टेट, ऐसे केसेस आएंगे सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। इसके अलावा एग्जाम्पल लेते कि किसी कारण से महाराष्ट्र और गुजरात में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और इस कारण से अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गुजरात पे केस कर दी तो ये देखो मामला ये हो जाएगा कि महाराष्ट्र स्टेट वर्सेस गुजरात स्टेट। अगर मामला ऐसा है तो ये दो स्टेट्स का मामला भी सुप्रीम कोर्ट ही जाएगा, किसी हाई कोर्ट नहीं जा पाएगा। अब फिर से वही मामला किस हाई कोर्ट डालोगे आप, महाराष्ट्र के कि गुजरात के? नहीं जा पाएगा ना, तो सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकता है। लेकिन एक बात को याद रखिए, एक बात को एकदम याद रखिए, ये जो सेंट्रल वर्सेस स्टेट अच्छा सेंट्रल वर्सेस स्टेट भी जा सकता है, जैसे स्टेट वर्सेस सेंट्रल जा सकता है तो सेंट्रल वर्सेस स्टेट भी जा सकता है। बस माइंड में इतना रखो कि सेंट्रल स्टेट, स्टेट इंटू स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, सेंट्रल वर्सेस स्टेट, ऐसे कोई भी केसेस रे सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। बस कुछ बातें एकदम याद क्लियर कर दो। जो भी केस होंगे ना उसका बेस रहना चाहिए, और उसका बेस रहना चाहिए लॉ। बेवजह केस नहीं जा सकती, लॉ ये बेस रहना, मतलब लॉ मतलब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में पहले से ही बॉम्बे रीजन जो है या फिर महाराष्ट्र, ये पहले से ही टॉप मोस्ट रहा है। 2019 तक तो रहा ही है, लेकिन 2018-19 के बाद महाराष्ट्र का ग्राफ जो है वो डाउनफॉल में चला गया और गुजरात जो है वो ऊपर जा रहा है। बेसिकली मुंबई से काफ़ी कंपनीज ये भी शिफ्ट हुए हैं गुजरात। जितना इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो तो गुजरात शिफ्ट हो ही रहा है, जो कंपनीज थे वो भी गुजरात शिफ्ट हो रही है। तो अब भाई ये तो महाराष्ट्र का रोजगार जा रहा है, महाराष्ट्र का इनकम जा रहा है, ठीक है, जितना नेशनल इनकम महाराष्ट्र कमा सकता था या फिर जो भी है। तो ऐसे मामलों को लेके महाराष्ट्र गुजरात के खिलाफ केस कर पाएगा क्या? इसका बेस लॉ है क्या? नहीं है, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। इसलिए बेस क्या रहना चाहिए? मैंने कहा लॉ। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एक मैं बड़ा सिंपल कॉमन एग्जाम्पल लेता हूँ, बहुत सिंपल कॉमन एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे देश में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन कहाँ होता है पता है आपको? वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ ऐसा बनाया जिस लॉ के कारण, जूट को लेके लॉ है वो, और जिस लॉ के कारण उस स्टेट को नुकसान हो रहा है, अगर मामला ऐसा है तो लॉ का मामला है ना, वेस्ट बंगाल बिल्कुल सेंट्रल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट केस डाल सकता है, ठीक है। तो मामला बेस जो है ना वो लॉ का रहना चाहिए। बेवजह कोई पॉलिटिकल रीजन लेके या फिर कोई भी और रीजन लेके हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। ये हुई बारीक चीज इस प्रोविजन को लेके, ठीक है। 2 पॉइंट्स है जिसको लेके हम लोग नहीं जा सकते, उसमें से एक पॉइंट हमने बता दिया, एक पॉइंट हमने क्लियर कर दिया। लॉ ये बेस रहना चाहिए और कोई बेस नहीं चलेगा। दूसरी बात, एक दूसरी बहुत जरूरी बात, हमने इसके पहले जब फंडामेंटल राइट पढ़ा है तो फंडामेंटल राइट में हमने देखा ना कि रिट, और रिट मतलब जब हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो उसको लेके हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 या फिर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 जा सकते हैं। मतलब ठीक है हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी तो जा सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अगर जा सकते हैं हम लोग, तो ये भी तो केस सीधा सुप्रीम कोर्ट आ रहा है। फिर जब सीधा आ रहा है तो उस मामले को भी, फंडामेंटल राइट्स के केसेस को हम सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन में रखे क्या? रखने के लिए रख सकते हो, लेकिन वो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ओरिजिनल जुरिडिक्शन का फिर से हमें ना रूल्स समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एक रूल तो मैंने बताया
कि स्टेट वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस सेंट्रल के जो केसेस रहेंगे उसका बेस लॉ रहना चाहिए। दूसरी बात, अगर हमें इन केसेस को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहना है ना, या फिर जिस भी केस को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहना है, वो गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट रह सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट वर्सेस गवर्नमेंट रह सकते हैं। ये पर्सन वर्सेस गवर्नमेंट नहीं रह सकते। और अगर पर्सन वर्सेस गवर्नमेंट नहीं रह सकते तो कभी भी फंडामेंटल राइट वाला मामला तो पर्सन वर्सेस स्टेट रहेगा ना, पर्सन वर्सेस गवर्नमेंट रहेगा ना, तो उसको हम लोग ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में कंसिडर नहीं करने वाले। वैसे भी इनके बहुत सारे जो राइट्स रखे हैं ज्यूरिडिक्शन, उसमें से रिट वैसे भी हमने अलग रखा ना। अगर ये रिट वाले मामले ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में हमने डालने ही रहते हैं तो इसी में रखे रहते हैं, हमने रिट अलग क्यों ऑप्शन रखा रहता है ना। रिट अलग हो गया। ये जो केसेस होंगे ये कभी भी सेंट्रल वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस सेंट्रल या स्टेट वर्सेस स्टेट ऐसे रहेंगे। क्लियर? ठीक है, 2 पॉइंट्स ऐड करिए दो कि भाई जो भी केसेस जाएंगे उसका बेस लॉ रहना चाहिए, और केसेस पर्सन वर्सेस स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग, पर्सन वर्सेस स्टेट नहीं रहना चाहिए। ये तो बातें वो ही जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन में आते हैं, मतलब डायरेक्टली उन्हीं के पास आ सकते और कहीं नहीं जा सकते। लेकिन इसी के साथ हम लोग कुछ ऐसे भी केसेस देखेंगे या फिर वो भी ऐसे काइंड ऑफ केसेस देखेंगे जो किसी कोर्ट में जा ही नहीं सकते, मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते, कोर्ट में भी नहीं जा सकते, मतलब वो जुडिशरी में आ ही नहीं सकते। ऐसे कुछ डिस्प्यूट्स रह सकते, क्योंकि देखो कैसा है, जब हम लोग डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं तो डिस्प्यूट्स को लेके हम लोग जाते हैं कोर्ट्स, राइट। लेकिन अब हम लोग ऐसे डिस्प्यूट्स देखेंगे जो डिस्प्यूट्स किसी कोर्ट में नहीं आते, मतलब जुडिशरी में आते ही नहीं। अब जुडिशरी में ही नहीं आते मतलब वो सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं आते, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के जुडिशरी के बाहर के कुछ ऐसे डिस्प्यूट समझने की कोशिश करते हैं जो कुछ भी हो जाए सुप्रीम कोर्ट में वो केसेस नहीं आ सकते। जैसे उसमें से फर्स्ट पॉइंट फिर से रिपीट कर दूं, हम लोग वो केसेस देख रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में बिल्कुल नहीं आते, दूर दूर तक नहीं आते, किसी जुडिशरी में ही नहीं आते। फर्स्ट पॉइंट, पैक्ट, एग्रीमेंट, ट्रीटी जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले का हो। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले का कोई भी एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, पैक्ट है, इसको लेके अगर कोई भी डिस्प्यूट हुआ वो मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं आ सकता। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद वाले सारे मामले आएंगे सुप्रीम कोर्ट में या फिर किसी भी कोर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के पहले की ट्रीटी या फिर पैक्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, वो मामले नहीं जाएंगे। पहले मैं एग्जाम्पल दे दूँ इसका, फिर हम लोग सामने जाएंगे। जब ब्रिटिश रूल था तो ब्रिटिश रूल में कर्नाटका एंड चेन्नई, मतलब उस टाइम पे ना कर्नाटक था ना तमिलनाडु था, जो स्टेट थे वो था एक मैसूर और चेन्नई। ठीक है, अब मामला देखो क्या है ना, क्योंकि 2010 या 2011 की बात है, ये डिस्प्यूट बहुत सामने बढ़ गया था। लगभग 1850 या 1860 के आसपास ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, ब्रिटिश रूल के टाइम की बात है, तो 1860 की बात होगी, तब मैसूर मतलब कर्नाटका और चेन्नई, इन दो स्टेट में एक रिवर के डैम को लेके एक एग्रीमेंट हुआ था। और वो देखो मामला क्या था, मुझे क्लियर याद नहीं आ रहा है कि ये, क्योंकि ये डिस्प्यूट बड़ा सामने उठा था 2010 की बात है, अब 15 साल हो गए उस बात को। मामला ऐसा था कि शायद वो रिवर बहती थी कर्नाटका से, डैम भी कर्नाटका में ही बांधा था, लेकिन उस डैम का जो पानी यूज़ करते थे वो था चेन्नई। ऐसा मामला था, मतलब रिवर कर्नाटका से ही है, डैम भी कर्नाटका में है, लेकिन वाटर यूज़ कर रहा है चेन्नई। अब ये एग्रीमेंट बना था ब्रिटिश रूल में, और ब्रिटिशर्स ने ही राइट्स दिए थे कि आप चेन्नई मतलब वो पानी यूज़ कर सकते हैं, और ये एग्रीमेंट बना था 300 सालों के लिए दो स्टेट्स में। और 2010 की शायद ये बात है कि जब चेन्नई गवर्नमेंट ने उनके लेजिस्लेचर में एक नया वो लाया था रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन ये कि उस डैम की हाइट बढ़ाई जाएंगी। अब अगर हाइट बढ़ेंगी तो क्या होगा, पानी स्टोर होगा, पानी स्टोर होगा तो और ज़्यादा पानी किसे मिलेगा, चेन्नई को। मतलब वैसे ही देखा जाए तो खा रहे वो कर्नाटका स्टेट से, और अभी और वहाँ का जो है वो हाइट बढ़ा दिया जाए तो ऑफकोर्स कर्नाटका तो मानने को तैयार रहे, तो कर्नाटका स्टेट ने भी उसको लेके बड़ा वो कर लिया कि ये गलत बात है, हम ये नहीं होने देंगे। अब मामला हो गया कि दो स्टेट्स में हो गया डिस्प्यूट, तो डिस्प्यूट है तो भले ही दो स्टेट का,
तो जाना तो चाहिए था सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन रूल ये कहता है कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होने का पहले का कोई भी एग्रीमेंट या पैक्ट या ट्रीटी ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। और हम लोग तो 1860 की बात कर रहे हैं, मतलब 26 जनवरी 1950 के काफी पहले की बात करें, 90 साल पुराने, तो वो चीज सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती। तो फिर ये क्वेश्चन बनता है कि वो कहाँ जाएगा। इजी है, जो डिस्प्यूट्स या जो केसेस ये जुडिशरी में हम लोग नहीं डालते, जो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाते, उसके लिए हम अपॉइंट करते हैं ट्रिब्यूनल्स, और ट्रिब्यूनल्स के द्वारा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। ट्रिब्यूनल्स मतलब एक कमिटी, ये क्यूजी जुडिशियल कमिटी ही रहती है। ट्रिब्यूनल एक कमिटी है, इस कमिटी में हम लोग इसे इसीलिए क्यूजी जुडिशियल कह रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए जो लोग रहेंगे वो रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ही रहते हैं, ठीक है, और वही लोग देखते हैं, फिर वही देखते इसका जजमेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट जो किसी कोर्ट में नहीं। नेक्स्ट डालिए, सेकंड पॉइंट है समझने लायक, रिवर वाटर डिस्प्यूट। इसके अलग प्रॉब्लम्स हमारे देश में रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, और लगभग 1968-1969 से, मतलब अब देखिए 50 साल ज़्यादा हो गए इस चीज़ को, हमारे कंट्री में अलग अलग रिवर को लेके अलग अलग स्टेट्स में बहुत डिस्प्यूट है। भले हम लोग कहते हैं कि स्टेट वर्सेस स्टेट वाले मामले ये सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आते हैं, लेकिन अगर वो मामला स्टेट वर्सेस स्टेट का अगर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके है, रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। पहले तो समझते कि ये क्या मामला है रिवर वाटर डिस्प्यूट वाला। जैसे एग्जांपल लेंगे तापी रिवर। तापी का ओरिजिन जो है वो है एमपी से, एमपी के बैतूल से तापी रिवर का ओरिजिन दिखेगा। फिर वो एमपी से बह के कुछ समय के लिए 48 किलोमीटर पहले वो अमरावती आती है, महाराष्ट्र से बहती है, फिर एमपी जाती है, फिर महाराष्ट्र आती है, महाराष्ट्र के 3 डिस्ट्रिक्ट को कवर करती है, जलगांव, धुले और नंदुरबार, और 3 डिस्ट्रिक्ट कवर करके फिर वो जाती है गुजरात, और फिर गुजरात से गल्फ ऑफ खंबायत के तरफ से वो जाती है अरेबियन सी। सो यहाँ एक रिवर जो 3 स्टेट्स को कवर करते हुए अरेबियन सी जा रही है। अब स्टेट मतलब रिवर को तो किसी स्टेट से लेना देना नहीं, वो तो भाई अपने डायरेक्शन से बह रही है, उसको क्या करना है कौन सा स्टेट है। लेकिन अगर एग्जांपल लेते हैं कि इसका ओरिजिन एमपी में है, मुल्ताई में है, बैतूल में है, और एमपी ये गवर्नमेंट कह रहा होगा, एमपी का गवर्नमेंट, कि भाई नहीं हमारे राज्य से अगर ये मतलब इसका उगम है तो हम इस रिवर पे बड़ा डैम बांध के पूरा पानी रोकेंगे और हम ही उस रिवर का पानी यूज करेंगे, तो बाकी के जो 2 स्टेट्स हैं वो तो चिल्लाएंगे ना, बिल्कुल चिल्लाएंगे। भाई पानी की ज़रूरत सबको है, हमारे कंट्री का डेवलपमेंट के पीछे रिवर्स भी उतना ही उनका बड़ा शेयर है। हाँ, ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है। तो भाई रिवर है तो वो तो सब लोग यूज़ करने की कोशिश करेंगे इनका पानी, लेकिन अब एमपी ने अगर बड़ा डैम बांध दिया तो 2 स्टेट्स तो चिल्लाएंगे। चलो एमपी ने इतना डैम नहीं बांधा, एक डैम बांधा है, पानी तो रोका है, उसके बाद पानी आ रहा है बह के महाराष्ट्र में बड़ा डैम बांध दिया और पूरा पानी रोक दिया, तो गुजरात चिल्लाएगा, और चिल्लाएगा तो गुजरात बिल्कुल महाराष्ट्र के खिलाफ जा सकता है, या फिर दोनों स्टेट मिलके बिल्कुल एमपी के खिलाफ जा सकते हैं। लेकिन अब ये डिस्प्यूट हुआ तो ये डिस्प्यूट का क्या है, ये डिस्प्यूट सुप्रीम कोर्ट जाएगा क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 बहुत क्लियर कर देता है कि कभी भी रिवर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्प्यूट ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा। अगर इस तरीके से डिस्प्यूट होता है तो उसके लिए ट्रिब्यूनल अपॉइंट किए जाएंगे और ट्रिब्यूनल के द्वारा ही इसे सॉल्व किया जाएगा। तो ये भी ट्रिब्यूनल के द्वारा ही सॉल्व किया जाता है। इसके अलावा समझने वाले पॉइंट्स थे वो हमने रखे हैं। इसके ऊपर डालिए थर्ड पॉइंट, फाइनेंस कमीशन को लेके कोई भी पॉइंट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता। फाइनेंस कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशन रखे थे उसको लेके कोई डिस्प्यूट होता है तो वो नहीं जाता है। इसके अलावा एक्सपेंडिचर्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर स्टेट गवर्नमेंट के बिल्कुल नहीं जाता है। वो गवर्नमेंट सोवेरियन है, गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है वो खर्चा करेंगे, उन्हें कहाँ खर्चा करना है, क्या करना है, डजेंट मैटर। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब मैं सिंपल वे में बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है कि हम लोग कॉलेज नहीं बांध रहे, मंदिर बांध रहे हैं और उसको लेके भाई हम चिल्ला रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं कि ऐसे कैसे भाई आप पहले स्कूल कॉलेज बांधो। नहीं जा सकते, गवर्नमेंट का अधिकार है, गवर्नमेंट को चाहिए उस तरीके से वो
चलेगा उनका मामला, उनको खर्चा करना है उनके हिसाब से, उसके खिलाफ हम लोग नहीं जा सकते, एकदम क्लियर रखो। जैसे अभी एक गवर्नमेंट के एक फंड को लेके अभी सुप्रीम कोर्ट में केस गई थी, सुप्रीम कोर्ट में गई थी, हाई कोर्ट में गई थी, अभी अभी पिछले हफ्ते की बात है, उसको मैं क्लियर कर दूँ। मतलब कभी गलती से पढ़ोगे तो नहीं आप लोग, क्योंकि पढ़ते ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर आ गया तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या मामला था। 2020 में बना था एक फंड जिसको प्रधानमंत्री जी ने नाम दिया था PM केयर फंड। जैसे कोविड आया, जैसे लॉकडाउन हुआ, यहाँ पे प्रधानमंत्री जी ने घोषित कर दिया कि बहुत बड़ा पेंडेमिक आया है, मित्रों आपकी ज़रूरत है, हम एक फ़ंड क्रिएट कर रहे हैं, फंड रेज कर रहे हैं, आप मन भर के दिल भर के जो है इसमें पैसा डाल दीजिए। तो लोग तो पैसे डालेंगे। अब तो मामला ये था कि मोदी जी जो बोलते हैं वो लोग करते हैं। आप सोचो कोविड में घर के बर्तन फोड़ दिए थे इन लोगों ने, है मतलब फोड़ के, मतलब क्या क्या नहीं किए इन्होंने। तो ये तो फंड वाला मामला था, तो बहुत सारा पैसा उस फंड में आ गया। पहले बात तो देखो, कभी भी कोई फंड रेज होता है ना, तो उसका एक तरीका रहता है। फंड कब रेज किया जाता है? जब भी कोई कंटिंजेंसी इमरजेंसी जब सिचुएशन है तभी होगा। लेकिन कब इमरजेंसी सिचुएशन आती भी है तो पहले हमारे पास जो कंटिंजेंसी फंड है ना, हम उसमें से पैसा खर्च करते हैं। उसमें तो करोड़ों रुपए हम लोग रखते हैं हर बार। वो अभी लग रहा है कि खाली होते जा रहा है, तो हम लोग फंड रेज करते हैं। फिर लोगों को हम लोग हेल्प मांगते हैं कि भाई दे दो भाई, हमारे पास का पैसा खत्म हो रहा है। लेकिन मोदी जी बड़े शाहने हैं, उनको मालूम था कि भाई हम कोविड आ गया है और हम लोग ये लॉकडाउन जो लगा रहे, कितना टाइम चलेगा पता नहीं। पता चला बाद में 3-4 महीने के बाद लोगों को खाने के लिए पैसा नहीं रहेगा, लोग क्या देंगे फंड में। तो पहले ही मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि भाई अभी दे दो हमें पैसा, बहुत सारा पैसा है। 2000 की बात, सन 2020 की बात है ये। 2020 से लेके आज 2026 आ गया है, 5 साल उस बात को पूरा हो गया, 6वां साल शुरू हो गया। वहाँ पे जितना पैसा आया, वहाँ से जितना पैसा खर्च हुआ, उसका कोई ऑडिटिंग पिछले 6 साल में नहीं हुआ। अब मामला ये है कि हम आपको ये नहीं पूछ रहे हैं कि भाई आपने पैसा कहाँ खर्च किए, पर आप ये तो बताओ कि कितना आया, कितना खर्च हुआ। अब मोदी जी बैठ गए कुंडली मार के उस पर, बोलेंगे हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं। ना कैग को दिया, ना प्राइवेट ऑडिटर रखा, ना कुछ। तो कोर्ट में गया मामला। अब आजकल का कोर्ट तो अलग ही सुर चल रहे हैं। कोर्ट का जजमेंट ये है कि भाई ये फंड जो है वो प्राइवेट फंड है। अच्छा, हमें नहीं पता था कि प्राइम मिनिस्टर प्राइवेट है, हमें लगा अब तक कि पब्लिक थे प्राइम मिनिस्टर। अरे देश के है ना प्राइम मिनिस्टर, क्या प्राइवेट है क्या प्राइम मिनिस्टर? और आपका फंड ही प्राइम मिनिस्टर केयर फंड है, आप कैसे बोल सकते हो भाई कि फंड आपका प्राइवेट है? रिलेवेंट ही नहीं है कुछ। मतलब हाईकोर्ट का मामला था ये, सुप्रीम कोर्ट नहीं गया था, किसी हाईकोर्ट नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो गवर्नमेंट देखते बैठे, हम कुछ नहीं कर सकते, उनको नहीं करना है उसका ऑडिटिंग तो ना करे। तो नहीं हुआ फिर वो मामला, वो पड़ा है। लेकिन वो जो केस गया था ना, तो इसको लेके नहीं गए थे कि आप बताओ खर्चा कहाँ किया। हमने इसलिए केस डाले थे कि आप पता तो रहे कि पैसा कितना आया और कितना गया। डेमोक्रेटिक कंट्री में ट्रांसपेरेंसी रहना चाहिए। RTI डाली थी बेसिकली इस बात को लेके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कि जो PM केयर फंड था उसमें कितना RTI, मतलब कितना टैक्स दिया गया, तो एटलीस्ट कुछ पता चले कि कितना पैसा आया होगा। कि उससे हम लोग अंदाज नहीं लगा सकते। अरे 30% आपका इनकम टैक्स अगर जाता है, अगर एग्जाम्पल, अगर आपके डिपार्टमेंट के पास अगर 30 लाख रुपया इनकम गया है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के उस फंड में 1 करोड़ है। उससे तो लगा सकते थे ना। तो जब उसमें राइट टू इंफॉर्मेशन से हमने इंफॉर्मेशन ली कि भाई आप डिपार्टमेंट बताओ कि गवर्नमेंट ने कितना अब तक आपको टैक्स दिया, तो वहां से आंसर आया कि 0 टैक्स। क्यों? क्योंकि पहले एग्जम्पशन ली कि इसके ऊपर हम लोग टैक्स नहीं देंगे। 1 पैसा भी टैक्स नहीं गया, एक पैसा भी इनकम टैक्स उसके ऊपर नहीं गया था। पहले ही गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन उस पर ले लिया, तो वो मामला रह गया। तो बस ये समझ लो, कभी वो जजमेंट पढ़ोगे तो मामला ये है कि हम खर्च नहीं पूछ रहे वहां पे, हम ये पूछ रहे हैं कि कितना आया और कितना गया। ट्रांसपेरेंसी चाहिए था, इसलिए वो केस गई, बाकी नहीं जा सकते सेंट्रल स्टेट के एक्सपेंडिचर्स। इसके अलावा कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट भी नहीं जा सकते हैं। जुरिडिक्शन में आता है कि स्टेट वर्सेस स्टेट, सेंट्रल वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस सेंट्रल। इसको लेके जो फर्स्ट केस आई थी सुप्रीम कोर्ट में, वो आई थी 1966 को। वेस्ट बंगाल ने सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो केस डाली थी। वो मामला था कोल माइंस का नेशनलाइजेशन। पहले माइंस प्राइवेट थे, उसके बाद गवर्नमेंट ने सारी चीज़ों का नेशनलाइजेशन शुरू कर दिया, उसमें कोल माइंस भी आ गए।
अब सबसे ज़्यादा अगर माइंस की बात करें तो हम लोग उधर ही जाएंगे, झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल। स्टेट्स को कुछ हुआ नुकसान, वेस्ट बंगाल ने केस डाल दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट पे, ये पहली केस। अब केस का जजमेंट भी अगर यहाँ तक आए तो अगर सुनना चाहे तो फिर मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने नेशनलाइजेशन को हरी झंडी दिखाई कि हाँ ठीक है कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल के फेवर में नहीं गया था ये जजमेंट। ठीक है, चलो ये ओरिजिनल जुडिक्शन। इसके अलावा डालिए सेकंड, रीट। फंडामेंटल राइट्स में ऑलरेडी हमने ये देखा है, इसको अलग से समझने की या पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए रीट में हमने ये देखा था कि जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स पे अगर रिस्ट्रिक्शंस आते हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट्स की। स्टेट इन द सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के कोई भी ऐसे लॉज जो हमारे फंडामेंटल राइट्स पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस लाने की कोशिश करते हैं, उन लॉज के खिलाफ हम लोग बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अगर जाते हैं और डायरेक्टली जा सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रिट मतलब क्या है, तो रिट मतलब सुप्रीम कोर्ट के वो राइट जिसमें वो फंडामेंटल राइट्स के रिस्ट्रिक्शंस को दूर करने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ ऑर्डर निकालेंगे, उन पावर्स को हम लोग कहते हैं रिट। जब हम लोग सुप्रीम कोर्ट के रिट के बारे में बात करते रहते हैं तो बेसिकली हम लोग बात करते रहते हैं आर्टिकल 32 की। हम लोग जब हाई कोर्ट्स के रीट की बात करते रहते हैं तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं 226 इस आर्टिकल की। अगर फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं या फिर सीधा हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बात वही है, हम लोग डायरेक्टली अगर सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं तो इसी कारण फिर रिट वाले मामलों को भी हम ओरिजिनल जुरिडिक्शन कहे क्या, तो तभी हमने क्लियर कर दिया ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आने वाले मामले ये पर्सन वर्सेस स्टेट नहीं रहना चाहिए। और अगर फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस है तो राइट्स तो पर्सन के हैं ना, तो ये जो केसेस जाएंगे या फिर ये जो जुरिडिक्शन आएगा ये रिट के जुरिडिक्शन में आएगा। अब ये जो रीट के राइट हैं, रीट के राइट के नाम से क्या क्या रीट सुप्रीम कोर्ट निकाल सकता है, तो जैसे एक है हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी एंड क्योर। हैबियस कॉर्पस से लेके तो क्योर वारंटो तक जो अलग अलग रीट निकालने के राइट्स सुप्रीम कोर्ट भी हैं और हाई कोर्ट्स को भी हैं। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स में पढ़े हैं, तो इसको अलग से पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ दोनों के बारे में एक बात एकदम क्लियर रखना है कि ये राइट सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कॉन्करेंट राइट्स हैं। मतलब ये राइट सुप्रीम कोर्ट के एक्सक्लूसिव राइट्स नहीं हैं। एक्सक्लूसिव तब रहते जब वो सिर्फ उन्हें रहते हैं। ये कॉन्करेंट राइट्स हैं क्योंकि ये हाई कोर्ट्स को भी हैं। जब भी हम लोग रीट की बात करते हैं या फिर दोनों कोर्ट्स के पावर्स या फिर जुरिडिक्शन की बात करते हैं तो ऑफकोर्स हमें ये लगता है कि भाई हम तो सुप्रीम कोर्ट के पावर्स की बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के पावर से कभी भी हाई कोर्ट्स के पावर से ज़्यादा हो गए। लेकिन जब हम लोग रीट का कंपैरिजन करते हैं, रीट को लेके सुप्रीम कोर्ट के पावर्स और हाई कोर्ट्स के पावर, जब हम लोग इसका कंपैरिजन करते हैं तो हाई कोर्ट के रीट निकालने का पावर, हाई कोर्ट्स की बात कर रहा हूं मैं, हाई कोर्ट्स के रीट निकालने के पावर्स ये सुप्रीम कोर्ट के रीट के पावर से भी ज़्यादा है। दो इसमें ज़्यादा है। वो क्या दो पॉइंट्स हैं हम लोग जब हाई कोर्ट्स पढ़ेंगे तब हम लोग उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। लेकिन रीट के जुरिडिक्शन में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा पावर्स हाई कोर्ट को है। अभी फिलहाल इतनी बात याद रखिए। बाकी रीट वाला मामला ये है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स पे रिस्ट्रिक्शंस आते हैं तो हम डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में रीट वाला राइट। तो जैसे एग्जांपल लेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेनका गांधी का पासपोर्ट जब है ना उसको डिसॉल्व कर दिया था, उसका पूरा मतलब वो कर दिया था, लैप्स कर दिया था, तो मेनका गांधी राइट टू लाइफ को लेके गई थी, आर्टिकल 21 को लेके सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने तब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इस प्रिंसिपल के आधार पे पहली बार अपना जजमेंट सुनाया था। याद है कुछ, हमने इसको पढ़े हैं, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट्स को लेके ऐसे कई बार केसेस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। जब भी फंडामेंटल राइट्स को लेके केसेस जाएंगे, वो जा रहे हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में वो मामला आ रहा है, और वो सुप्रीम कोर्ट का जुरिडिक्शन है तो रिट वाला जुरिडिक्शन है। क्लियर?
उसके बाद अपीलेट ज्यूरिडिक्शन है, लेकिन अपीलेट अभी नहीं पढ़ेंगे, दूसरा पढ़ लेते क्योंकि अपीलेट को समय लगता है। अपीलेट के बाद एडवर्सरी है, वो भी नहीं पढ़ेंगे, उसको भी समय लगता है। आर्टिकल 129 पढ़ ले। रिकॉर्ड कोर्ट, पहले रिकॉर्ड कोर्ट, अच्छा दोनों बातें आर्टिकल 129 में आते हैं। ऐसा बिल्कुल दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के लिए आर्टिकल सेम है। रिकॉर्ड कोड मतलब देखो मामला क्या है। एग्जांपल लेंगे, लास्ट टाइम इन द सेंस कुछ दिनों पहले मैंने अदानी कंपनी को लेके मैंने आपको एक केस बताई थी जो सुप्रीम कोर्ट में गई थी। बेंच ने उसका जजमेंट दिया था और जजमेंट ये था कि अदानी कंपनी ने अपने पावर वाला कंपनी डाला है सेज में जो भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेज में जो कंपनी रहती है, उस कंपनी का जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन होने के बाद उसका सेल हो रहा है तो सेल टैक्स लगना चाहिए। अगर वो बाहर जा रहा है तो कस्टम ड्यूटी लगना चाहिए, एक्साइज ड्यूटी लगना चाहिए, ये सारे ड्यूटीज़ लगेंगे भाई। टैक्स तो लेगा गवर्नमेंट, क्या फ्री फंड में थोड़ी ना पाल रहा है कंपनीज को, टैक्स लेगा। लेकिन मामला ये हो जाता है कि अगर सेज में कंपनी है तो सेज में कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी, इससे मतलब छूट मिलती है। लेकिन तब मिलती है जब आप वहाँ का प्रोडक्शन एक्सपोर्ट कर रहे होगे बाहर, तो हम आपको छूट देंगे। अगर आप लोकल मार्केट में बेच रहे हो, उसका लोकलाइजेशन कर रहे हो, तो नहीं मिलेंगे, आपको टैक्स देना पड़ता है। तो कब की बात, 2009 की, उसके पहले की थी शायद ना, काफ़ी साल हो गए अब इस मामले को, काफ़ी साल हो गए। तो अदानी कंपनी प्रोडक्शन ले रहा है, अदानी कंपनी देश में ही चीज़, आपको पावर इलेक्ट्रिसिटी कहाँ बेचेगा, थोड़ी चाइना बेचेगा, यही बेचना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी मतलब सेल आउट हो रहा है उसके ऊपर टैक्स देना बिल्कुल बनता था, लेकिन कंपनी ने सीधा मना कर दिया कि हम उस पर कोई टैक्स नहीं देंगे। अब मामला हाई कोर्ट जब गया था तो हाई कोर्ट ने अदानी कंपनी के खिलाफ जजमेंट दिया था, लेकिन जब मामला फिर वहाँ से अपील किया गया सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने धन्ना सेठ को सीधा ग्रीन झंडी दे दिया कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं है, हम छूट दे सकते हैं। तो यहाँ उस केस को लेके जितनी भी कार्रवाई चली, जितने भी दिन के जितने डेट्स थे, मतलब उसके उन केसेस के जितना भी समय, दोनों एडवोकेट ने उन बातों को अपनी बातों को रखा, जितना भी डिबेट हुआ उस डिबेट को सुन के सुप्रीम कोर्ट ने हर एक पॉइंट को, जो भी अपने बातों का मतलब उन्हें क्या लगता है, जो अपनी सोच रखी, हर एक बात ये रिकॉर्डेड है, हर एक चीज को रिकॉर्ड करके रखा गया है कि जब ऐसे केस आई थी, एडवोकेट लॉयर ने इस पॉइंट को ऐसे रखा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उसको किस एंगल से देखा था और उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो सुप्रीम कोर्ट में आने वाले सारे केस ये रिकॉर्ड फॉर्मेट में रहते हैं। क्यों? वो इसलिए कि जब उसी टाइप के केसेस देश के किसी भी हाई कोर्ट में रहेंगे, उसी टाइप की बात कर रहा हूं मैं, तो हाई कोर्ट को पहले ये देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट में इस टाइप का कोई केस आया था क्या, और केस आया था तो उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया था, और उसी हिसाब से हाई कोर्ट को भी उस सुप्रीम कोर्ट जैसा जजमेंट उस पर देना रहेगा। थोड़ी ना हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के काइंड ऑफ, मतलब उन्होंने उसी टाइप का जो केस आया था, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट दे रहा है और हाई कोर्ट उनके खिलाफ जजमेंट दे रहा है, हाई कोर्ट थोड़ी जा पाएंगे। इसलिए गाइडलाइन मिलता है हाई कोर्ट को कि देखो अगर ऐसा ऐसा जब केस आया था ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे कार्रवाई चलाई थी, ऐसा ऐसा जजमेंट दिया था, तो हाई कोर्ट को वो गाइडलाइन ऊपर से मिलेंगी। तो इसी कारण सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले सारे केसेस ये रिकॉर्ड फॉर्मेट में रहते हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट को रिकॉर्ड कोर्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? ठीक है। हाई कोर्ट के केसेस के टाइम पे फिर ये सारी चीजें काम में आती हैं। और रिकॉर्ड कोड इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि कैसा है कि आज के जनरेशन में तो ऐसे ऐसे केसेस सुप्रीम कोर्ट में आते हैं कि भाई ठीक है पब्लिक इंटरेस्ट में रहते भी हैं, लेकिन फिर भी मतलब जैसे हम लोग ना सोशल एनिमल कहते हैं, तो सोशल एनिमल जैसे एक ही है, बताने की शायद जरूरत नहीं, हम हैं इंसान, एक ही है ना सोशल एनिमल। आपको शायद ये बात पता रहनी चाहिए कि सोशल एनिमल मतलब वो जिसे सोसाइटी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है। जैसे बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको हम लोग सोशल एनिमल नहीं कह सकते, वो असोशल है, ए सोशल है, वो उसको कुछ नहीं पता अभी, धीरे धीरे वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जानेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले ये क्या सोशल एनिमल्स के मामले ही जाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब कई दिनों से कुत्तों की केस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में है, दिल्ली के कुत्तों। आप सोचिए, देश का सुप्रीम कोर्ट
और सुनाने किस पे चल रहा है, स्ट्रीट डॉग्स पे, कि क्या करना है क्या नहीं। नहीं, एक मामले में वो सही है, लेकिन जिनको लेके चल रहा है वो सोशल एनिमल थोड़ी है। हो सकता है कल चल के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे दे कि नहीं नहीं, सबका कुत्तों का फीडिंग बिल्कुल उनका राइट है, उनको देना चाहिए, और उन्होंने जजमेंट दे दिया। कुत्तों को क्या लेना था, कुत्तों को क्या समझ में आ रहा है। पता चला जिस जज ने दिया ये जजमेंट, दूसरे दिन जब वो मॉर्निंग वॉक कर रहा था तो एक पागल कुत्ते ने आके पीछे से काट दिया उसको। केसेस बहुत अजीबोगरीब जारी हैं, और इसी कारण मतलब आज सुप्रीम कोर्ट में है तो कल चल के बिल्कुल भी नागपुर में जो भी स्ट्रीट डॉग्स को फीडिंग करते हैं उसको लेके लोअर कोर्ट में हम लोग जा सकते कि ऐसे कैसे कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, क्या कर सकते हो। करना चाहिए, वो भी एनिमल है, वो भी, उनको भी प्राण है, उनको बिल्कुल देना चाहिए, बात वो नहीं, लेकिन उसका एक प्रॉपर गाइडलाइन रहना चाहिए। वो सुप्रीम कोर्ट निकालेगा रास्ता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो मामले हैं वो रिकॉर्ड रहना बहुत ज़्यादा जरूरी। अभी शायद आपको पता होगा कि यूपी के 14 साल के बच्चे के ऊपर एफआईआर डाली गई है, योगी गवर्नमेंट ने डाली, पता है आपको? नहीं पता? गौतम नाम का उसका सरनेम है, गौतम, दलित बच्चा है लेकिन बहुत टैलेंट है। आप सुनो उसको भाई, उसका नॉलेज क्या है, 14 साल का बच्चा, ऐसे लगता है कि क्या मतलब नॉलेज का भंडार लेके घूम रहा है वो। उसने कितनी किताबें पढ़ी होंगी क्या पता, और जिस तरीके से अपने बातों को रखता है, कॉन्स्टिट्यूशनल वेज में बोलता है, मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करेगा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेगा, ये करेगा, राइट्स एंड ऑल दैट ऑल दैट ऑल दैट सारी चीज़ें। अब लास्ट टाइम इतना अच्छा बात रखा वो 14 साल के बच्चे ने। अब देखो 43 ईयर्स का इंसान, मुझे उसकी बातें सुनना बहुत बार अच्छा लगता है, जितना भी मैंने उसको सुना हूँ आज तक। जब बोल रहा था कि जब विराट कोहली ने अपना नेशनलिज्म छोड़ने का, सिटीजनशिप छोड़ने की बात की थी तो मुझे बहुत बुरा लगा था, लेकिन शायद मैं आज मतलब मुझे वो लग रहा है कि मुझे उस टाइम पे बुरा नहीं मानना चाहिए था। विराट कोहली सही था कि वो देश छोड़ के जा रहा है। और क्यों? कि इस देश में गंदा पानी पीने से इतने लोग मर रहे हैं और किसी गवर्नमेंट को कुछ पड़ी भी नहीं है, तो विराट कोहली या फिर बाकी लोग क्यों रहे अपने बच्चों को गंदा पानी पिलाने के लिए, ये बात को रखा उसने। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बातें करता है। 14 साल के बच्चे के ऊपर बताओ, योगी गवर्नमेंट ने केस डाल दिया, एफआईआर कर दिया। पहली बात तो वो माइनर में आता है, जेल तो हो नहीं सकती, उसको नहीं हो सकती ना किसी भी, मतलब उसने कोई भी ऑफेंस किया है, क्रिमिनल भी है, अरे रेप क्यों ना किया हो फिर भी उसको जेल नहीं होती, उसको सुधार गृह में डाला जा सकता है, दूसरे हाउस में, उसको जेल में नहीं रखा जाता है। पता है आपको, शायद पता होगा ये बात। 14 साल बस वो अपनी सोच कर रखता है, मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बात को लेकर तो हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट, अच्छा ये मामला जब जाएगा फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर तो बहुत शानदार मामला होगा, क्योंकि देश में पहली बार ही ऐसा ये मामला हो रहा है कि 14 साल का बच्चा अपनी बातों को रख रहा है और गवर्नमेंट उसके ऊपर एफआईआर डाल रहा है ना, सोचने वाली बात। ठीक है, तो जब वो मामला जाएगा बहुत इंटरेस्टिंग होगा। सुप्रीम कोर्ट में सारी चीजें लेकिन रिकॉर्डेड रहेंगी, और ऐसे ही मामले जब हाई कोर्ट्स में जाएंगे तो हाई कोर्ट्स फिर देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों के समय पे क्या जजमेंट दिया था। ठीक है, ये एक मामला हो गया आर्टिकल 129। दूसरा है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाँ यस, वो लोअर कोर्ट्स देखते हैं, जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट, उसका ज्यूरिडिक्शन, रिकॉर्ड कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन रहेगा गोवा, दादरा नगर हवेली, दीव दमन और महाराष्ट्र के लोअर कोर्ट्स देखेंगे कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या इसके ऊपर जजमेंट दिया था। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बड़ा सीधा मामला है कि आप किसी भी परिस्थिति में कोर्ट का अपमान नहीं कर सकते, आप इंसल्ट नहीं कर सकते। आप जब क्रिटिसाइज करते हो कोर्ट को तो आपकी भाषा, आपके शब्दों का चयन ये सही रहना चाहिए, ये एकदम सही तरीके से रहना चाहिए। आप कोर्ट के डिसीजंस को, कोर्ट के ऑर्डर्स को आप ऐसे नहीं बोल सकते एट नहीं मानेंगे, जाओ करो जो करना है, बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उनको एकदम मतलब जो कोर्ट के आदेश है ना वो, अच्छा मैं एक लास्ट टाइम भी मैंने शायद आपको एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट भी कभी भी कोर्ट के आदेशों का कभी इंसल्ट नहीं करेंगे। आप ये बोल सकते कि नहीं भाई आप कोर्ट का जो आदेश है ना वो बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो कोर्ट का जो ऑर्डर है, जो आदेश है, जो जजमेंट है वो बिल्कुल भी सोसाइटी के लिए लाभदायक नहीं, आप इस तरीके से बोल सकते हो। आप ये नहीं बोल सकते, अब लेकिन मैं क्या नहीं बोल सकते वो भी नहीं बोल सकता ना, क्योंकि मैं बोला तो मेरे पे कंटेंट ऑफ कोर्ट लग सकता है कि आपकी जो चयन रहेगा शब्दों का ना वो सही तरीके। मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, सन 2000 में आर पाटिल जब महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 25 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, तब आर पाटिल एज ए होम मिनिस्टर उन्होंने लॉ लाए थे, और लॉ ये था कि बॉम्बे के सारे डांस बार उन्होंने बाई लॉ बंद कर दिए कि नहीं। क्यों बंद किया? सोसाइटी पे गलत परिणाम होता है तो इसलिए सारे डांस बार बंद। चलो बंद हो गया, बंद तो हो गया, लेकिन मामला ये है कि वहाँ जो डांस बार है और डांस बार में जो थाउजेंड्स ऑफ
महिलाएं जो काम कर रही है उनके राइट का क्या, उनका राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क, उसमें तो कहीं ना कहीं वो आ गया ना। मामला क्या बॉम्बे हाईकोर्ट में काफ़ी साल चला। फाइनली 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट कि डांस बार फिर से रीओपन किया जाए, लेकिन सोसाइटी पे उसका कोई बैड इम्पैक्ट ना हो, इसको लेके प्रॉपर गाइडलाइन भी गवर्नमेंट बनाए कि मतलब वो स्टेज कहाँ रहेगा, लोग कहाँ बैठेंगे, गेस्ट कोई आ नहीं पाएगा, गर्ल्स तक, ये सारी चीज़ें गाइडलाइन स्टेट को बनाने का ऑर्डर दे दिया। तो हाई कोर्ट का जो भी जजमेंट है वो तो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ गया ना। तो उस समय में क्या, तो 2016 की बात है, मतलब तब हमारे नागपुर के देवेंद्र जी पहली बार सीएम थे महाराष्ट्र के, 2014 में सीएम बने थे ना वो। तो तब ऑफकोर्स एज अ सीएम ऑफ स्टेट उन्हें तो उसको देना पड़ेगा ना जवाब इन द सेंस हाई कोर्ट का जजमेंट अगर गवर्नमेंट के खिलाफ गया है तो गवर्नमेंट सामने आके कुछ बोलेंगे नहीं। तो दूसरे दिन का जो न्यूज़पेपर था, फ्रंट पेज पे सीएम देवेंद्र जी का स्टेटमेंट ये कि हम हाई कोर्ट के जजमेंट का आदर करते हैं। यहाँ से उनकी शुरुआत, उसके बाद वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं जो भी उनको करना है कि भाई जजमेंट कहीं ना कहीं सोसाइटी पे ये ऐसा वैसा, पहले आदर करो, उसके बाद आप सही शब्दों का चयन करके क्रिटिसाइज कर सकते हो। आप बिल्कुल किसी अलग वे में क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। मतलब इतना कि आप अगर कोर्ट में बैठते हो तो आपका फ़ोन भी आपका साइलेंट मोड में रहना चाहिए, वो भी नहीं बजना चाहिए। नहीं तो लगता है कि क्या होता है बजा तो कभी जाके घूम के आ जाओ और बजाओ, तो भी समझेगा कि क्या करते हैं। फिर वो आपको फ़ाइन तो करेंगे ही, आपको पेनल्टी देंगे ही देंगे बिल्कुल। वहाँ पे अगर आपने गलती से मुजरी कर दी तो हो सकता है कि 1-2 घंटे के लिए आपको जेल में भेज दिया जाए। बिल्कुल आप वहाँ पे बिल्कुल भी मुँह नहीं चला सकते, बिल्कुल भी नहीं चला सकते। आप सोच सकते हो कि अंदर कितना घमासान वाला सिचुएशन रहता है। और जब डाइवोर्स वाला मामला रहता है, क्योंकि लॉयर्स बहुत बदमाश रहते हैं, मैं आपको बताऊं, इतने एलिगेशंस लगाते, झूठे एलिगेशंस रहते हैं, सारे एलिगेशंस झूठे रहते हैं। आप सोचो कि मतलब लड़की का लॉयर है, लड़का बैठा है, उसका लॉयर बैठा है, लड़की का लॉयर बड़े गंदे गंदे एलिगेशंस लगा रहा है, और वो गुस्सा वाला बंदा है, वो कितना पेशेंस रखे। अगर चिढ़ जाए तो हो गया, 1-2 घंटे के लिए अंदर जा सकता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप नहीं कर सकते, आप बीच में नहीं बोल सकते। आपको जब तक सामने से आदेश नहीं आता है कि आपने बोलना है नहीं बोलना है, आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। तो अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है तो आपको क्या पनिशमेंट और क्या पेनल्टी मिलती है, हम जब हाई कोर्ट्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊं। क्योंकि 2 टाइप के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स रहते हैं, क्रिमिनल भी और सिविल भी। तो दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आर्टिकल 129 ही है, ठीक है। बाकी